तमाम गठबंधन के लोग यहाँ पे है, एमआईएम के बात सुनना नहीं चाहते हैं। यही होता है, ना तेजस्वी कोई मुसलमान को लेना चाहता है, ना नीतीश लेना चाहता है, ना कांग्रेस लेना चाहता है। यहाँ जब मेरी बात आई तो यहाँ से सब उठ रहे हैं, अकेला सिर्फ सुनिए ना, आप बोल रहे हैं ना, देखिए आप भले एमआईएम का चापलूसी करने के लिए कुछ भी बात बोल दीजिए, लेकिन जो यहाँ आरजेडी का हमारा नेता है, हमारे जो उप मुख्यमंत्री है, वो आगे बढ़ाने के लिए देख रहे होंगे किस तरह से नौकरी देने का काम किया। मुझे पता है कि मैं बैरिस्टर सुदूर साहब मेरे कायद है, मैं उनकी चमचागिरी करता हूँ। आप तेजस्वी यादव की चमचागिरी करते हैं, आप राहुल गांधी की चमचागिरी करते हैं, आप चमचागिरी करते हैं, हम बैरिस्टर की चमचागिरी करते हैं, हमें फख्र है इस बैरिस्टर की चमचागिरी करते हैं। अब आप कह रहे हैं मुसलमानों के लिए क्या किया? ओएसी कॉलेज एमयू नहीं चाहते हैं आप? क्या कॉलेज नहीं देगा? जमीन कौन दिया? जमीन कौन दिया? जमीन कौन दिया? जमीन नीतीश कुमार ने जमीन दिया। क्या किया? नीतीश कुमार ने खुद का स्कूल खोला, ओएसी नाम से खोला है। कहाँ पर खोला है? हैदराबाद में खोला है। हैदराबाद यहाँ पर वादा किए थे वो, यहाँ पर वादा किए थे वो, यहाँ वादा किए थे वो, यहाँ पर क्या दिया? यहाँ पर क्या दिया वो? किशनगंज जिला में एमपी वही बनेंगे, लीडर वही बनेंगे, नेता नहीं। इस बार लीडर की जरूरत है किशनगंज जिला में। कौन है आपका? सर लीडर की जरूरत है सर मैं जनाधिकार की बात नहीं कर रहा हूं। किशनगंज जिला में सर रिप्रेजेंट पार्टी को हम नहीं कर रहे हैं। वही एमआईएम, वही भाजपा। और ये जो बात बोलते हैं कि मैं तेलंगाना से निकल के देश के कोने कोने में जाऊंगा, तो ये भाजपा वाला भी अपने आप को सिद्ध करता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हूं। मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको, आप तमाम तर जगह जाए, लेकिन ये नफरत फैलाने का काम ना करे। अरे भैया मोहब्बत है तो इंसान है, इंसान ही नहीं रहेगा, इंसानियत नहीं रहेगा तो ये विकास, ये सब की बात जो है हिंदू मुस्लिम जो बोलते हैं, सब क्या बोल रहे हैं आप? इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। इंसानियत है तो हम हैं और आप हैं तो। अरे मेरे भाई, अगर बेटा नालायक कमाएगा नहीं ना तो मोहब्बत बात पे ही काम नहीं आता है। पहले पेट भरिए लोगों का, रोजगार दीजिए लोगों का, ये नहीं है। इसलिए जो है इस बार अख्तरुल इमान साहब बहुत वोटों से जीतेंगे, बहुत वोटों से जीतेंगे। भाई वो एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं और वो लीड कर जाता है कुछ अगर वोट से मार्जिन से, तो ये एक कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं कि ये चीज छोड़ दीजिए। अगर आप भी अपने दिल में ईमान रखते हैं, अगर ईमान है आपके दिल में और जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी खराब कर रहा है, इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, तो मैं यही कहूंगा कि आप समर्थन दे दिए इंडिया गठबंधन को। बात रही किशनगंज की, तो किशनगंज ही नहीं, किशनगंज के साथ साथ पूरा बिहार और पूरा हिंदुस्तान जो है इंडिया गठबंधन अपना परचम जरूर लहराएगी। जो पार्टी नई नई आई और यहाँ के भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना करके लंबी लंबी ख्वाब गुलाबी उर्दू बोल करके वोट ले लिया, वो अपने पार्टी के 4 एमएलए को नहीं संभाल सके और वो फिर चले हैं इस बार लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, तो वो उनका सपना है और सपना ही रह जाएगा। अगर बेटा अगर नालायक पैदा हो जाए घर में और वो नालायकी गिरी करे तो बाप भी बेटा को संभाल नहीं सकता है। हर नौजवान के अगर मुंह में आप माइक लगाएंगे अगर 10 में से तो 9 आपका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेगा, अख्तरुल इमान का नाम लेगा, बैरिस्टर का नाम लेगा। ये बोल रहे हैं कि आप मेरा साथ देंगे, ये वीडियो बोल रहे हैं कि आप मेरा साथ दीजिए। चलिए आपस की लड़ाई में शेख साबिर साहब और हम यहाँ से आपको ऑनलाइन बोल रहे हैं, अगर उनको टिकट मिलता है हम कांग्रेसी आरजेडी सब उनके साथ है। कि सदर अस्पताल में 33 डॉक्टर है, उन 33 डॉक्टर आखिर रहते कहाँ हैं? आगे किनके संरक्षण में ये अस्पताल चल रहे हैं? किनके पैरवी में वो डॉक्टर बाहर जाके ड्यूटी करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं? हमारे एमआईएम के साथी जो बोल रहे थे कि दहाड़ के बोलता है असदुद्दीन ओवैसी सदन के अंदर, हाँ मैं भी इसका एकदम समर्थन करता हूँ। हाँ दहाड़ के बोलता है असदुद्दीन ओवैसी सदन के अंदर। हाँ 2 सांसद है, हम राजद वाले 0 सांसद है। कर्नाटका की बात कर रहे हैं। कर्नाटका जब इलेक्शन होने से पहले आपने बहुत बड़ी बड़ी बात की थी, बजरंग दल को बैन करेंगे। क्या हो गया जीतने के बाद? बजरंग दल और आरएसएस साथ मिल गए, काहे ने बैन कर रहे हैं उसको? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप जीतने के बाद, कर्नाटक इलेक्शन जीतने के बाद बजरंग दल को बैन किए या नहीं किए? आप जो हाफिज साद साहब को जो मारा गया है, आप उनके घर गए कि नहीं गए हैं? अखलाक के वक्त में आपको याद नहीं आता, पहलू खान के वक्त में आपको याद नहीं आता है, झारखंड के तबरेज को मार दिया था मॉब लिंचिंग में याद नहीं आता है, लखीमपुर खीरी आप जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन मुसलमान का कत्ल होता था आपको याद नहीं आता है? राहुल गांधी जी, इनका सिर्फ एक ही काम है, बीजेपी की तरफ से ये उनका बी टीम है, सिर्फ जाकर के फोटो का बंटवारा करवाना। कहाँ जाते हैं ओवैसी साहब? वो तो सिर्फ गुलाबी उर्दू बोलते हैं और उनका 2 सांसद है वो आरजेडी पे ब्लेम कर रहे हैं। अरे भैया बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। जहां बोल रहे हैं गुलाबी उर्दू,
उर्दू से नफ़रत किसको हो सकता है ये आप लोग जान सकते हैं कि उर्दू से नफ़रत किसको हो सकता है। हम अगर गुलाबी उर्दू बोल रहे हैं या नीला उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, खालिस उर्दू बोल रहे हैं, ये हमारी ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है, हमारे मुल्क की ज़बान है। और मैं कहना चाहूँगा जिला में कि कांग्रेस के नेता है, विधायक हैं, कांग्रेस के एमपी है, राजद के एमएलए हैं, लेकिन एमआईएम के भी पार्टी सक्रिय रहे हैं। लेकिन सर जिला के बारे में कौन सोचेंगे? कभी ऐसा सोचें कि सारे लीडर ने मिलकर किशनगंज जिला के तरक्की के लिए सोचे हैं? कभी ऐसा देखें सर? सारे पार्टी एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन किशनगंज जिला कैसे डेवलप होगा, किशनगंज जिला के तकदीर और तस्वीर कैसे बदलेंगे, इसमें कोई नेता बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ किशनगंज के गरीब मजलूमों को सिर्फ बहला फुसला करके सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन किशनगंज जिला के बारे में कोई नहीं सोचते। सबने अपने अपने पार्टी अपने अपने नेतृत्व की बात करी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कोई हमारा सांसद बनेगा तो क्यों बनेगा। वाई ही इज आवर MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वाई नॉट अनदर। आप बोल रहे किशनगंज का नाम हो रहा है, आपके कारण और आपके पार्टी के कारण जो है आप बीजेपी के साथ मिल करके किशनगंज को टारगेट पे रखा जा रहा है। आप बोलते हैं ना सीमांचल को टारगेट किया जा रहा है कि यहाँ का जो मुस्लिम है वो कट्टर हो गया है। एमआईएम कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो गिनती में नहीं लेते। सलाम आदाब, मैं रमीज रजा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दिल थाम कर बैठे रहें, आज हम पॉलिटिकली डिबेट कराने वाले हैं। तब व्यूज में आप तमाम तर चेहरों को देख पा रहे होंगे, राजद, कांग्रेस, जनता दल, एमआईएम, जन अधिकार पार्टी, तमाम तर से जुड़े हुए लोग हमारे बीच आए हुए हैं। कांग्रेस को रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए यूथ अध्यक्ष आजाद साहिल साहब है, एमआईएम के लिए शेख साबिर साहब हैं जो कि एमआईएम के प्रदेश युवा सचिव हैं, जदयू समर्थक नजीब साहब हमारे बीच हैं, दर्शक के रूप में जिला परिषद प्रत्याशी बख्तियार आलम साहब हैं, हमारे बगल में बैठे हुए रेहान भाई जो कि राजद के नगर अध्यक्ष हैं किशनगंज के, इम्तियाज नसर साहब जो कि जन अधिकार पार्टी के छात्र जिला अध्यक्ष हैं, जन अधिकार के तरफ से वो अपनी बातों को रखेंगे। सुभाष भाई है जो कि जदयू के कट्टर समर्थक है। हमारे बीच एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, सामाजिक कार्यकर्ता अफान एजदानी, हाल ही के दिनों में ये काफ़ी कोहराम मचा कर रखे हैं, खासकर ठेकेदारों की नींद हराम कर रखे हैं। तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेन मुद्दा है 2024 में ताज किसके सर सजेगा, दूल्हा कौन बनेगा, किशनगंज का अगला सांसद कौन बनेगा, साथ ही साथ क्षेत्र के कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मारवाड़ी कॉलेज का जो रास्ता है वो सही कब होगा, चूँकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ साफ सफाई जरूरी है। तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल सभी से है मेरा कि 2024 में सांसद कौन बनेगा, कौन जीतेगा और आपको क्यों लगता है कि उन्हें ही सांसद बनना चाहिए। हम सबसे पहले, चूँकि मौजूदा सांसद कांग्रेस से है, तो सबसे पहला मौका हम कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष जनाब भाई आजाद साहब के हाथों में माइक देना चाहेंगे और वो बताएंगे कि क्या लगता है सीट बचा पाएंगे आप लोग। रमीज भाई, आपके केवीडी लाइव को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने ये डिबेट प्रोग्राम रखा। बात रही किशनगंज की, तो किशनगंज ही नहीं, किशनगंज के साथ साथ पूरा बिहार और पूरा हिंदुस्तान जो है इंडिया गठबंधन अपना परचम जरूर लहराएगी। और किशनगंज के सांसद सिर्फ किशनगंज ही नहीं बल्कि बिहार के साथ साथ देश के हर एक लोकसभा सीट पे वो भी मेहनत करेंगे। और पार्टी के इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग हैं सब मिलजुल के एक साथ, सिर्फ कांग्रेस आरजेडी जदयू की बात नहीं है, पूरी इंडिया गठबंधन में जितने पार्टी हैं सब मिल करके एनडीए के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, देश को गरीबी, भुखमरी, युवाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ में, किसान जो आत्महत्या किया इतना, उन सब मुद्दे पे जो है देश की जनता इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए समय का इंतजार कर रही है। चलिए हम माइक शेख साबिर साहब को देना चाहेंगे। अब उनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है 2019 में आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, 2,95,000 समथिंग वोटों में आप सिमट गए थे, कितना आसान रहेगा 2024 का जो ये सफ़र है एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो रमीज़ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, केडीबी लाइव का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया इस डिबेट में, और साथ ही साथ जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग देख रहे हैं इस डिबेट को। ये पॉलिटिकल एक तो डिबेट है जिसमें चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 2019 में हम लोग जिस दमखम के साथ चुनाव लड़े और लगभग 2,95,000 वोट हम लोगों ने लाया, इंशाअल्लाह ताला इस बार उम्मीद ये है अल्लाह की ज़ात से कि इस बार हमारा वो वोट जो है 2,95,000 वो तो हमारा बरकरार है और हमारा जनाधार बढ़ा है और हर कोई मजलिस की तरफ आना
चाहता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग क्षेत्र घूमते हैं और लोग जानते हैं कि क्षेत्र का विकास क्या हुआ है। अभी जो मौजूदा सांसद कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के सांसद ने कितना विकास किया है ये तमाम लोग जानते हैं। ये सभी लोग जान रहे हैं और देख रहे हैं अपनी आंखों से कि सांसद का क्या काम हुआ है, किस तरीके से काम कर रहे हैं सांसद महोदय। ये आप देखेंगे जो मरवाड़ी कॉलेज का आपने रोड बताया, ये रोड आप देखिए पिछले कई महीनों नहीं कई सालों से जो है ये बार बार बन रहा है और फिर वो जो है तो रोड टूट रहा है। नगर परिषद से बात हुई है कि सवालों के मुद्दों पे बाद में आएंगे। सबसे पहला सवाल था कि क्या लगता है। चलिए हम आप जवाब हम दे दें, इनका जवाब देते हैं। पहले जदयू से हम जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। एक बार करके पहले सबको मौका दे दिया जाए, फिर जवाब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप गठबंधन में हैं एकदम गठबंधन में और आप टिकट की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। गठबंधन में है, ये सबूत हमको देने की जरूरत नहीं है। मेरा नेता ने इंडिया गठबंधन को मजबूत किया, हर राज्य में जा करके बुला करके सब विपक्षियों को बुला करके एक जगह बैठा, एक मंच पे लाया। इंडिया गठबंधन में हम पहले हैं। टिकट की लड़ाई चल रही है, जदयू वाले मांग कर रहे हैं। देखिए जनता मांग कर रही है। जनता का कहना है कि जो मौजूदा सांसद रहा, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस से सांसद रहा, वो काम नहीं किया, वो जनता से जुड़ा हुआ नहीं रहा, जनता से दूर रहा। लोगों का मांग है कि इंडिया से मुझे यानी एक अभी आप सोशल मीडिया में देखे होंगे कि कांग्रेस से बैर नहीं, जावेद साहब तेरा खैर नहीं। लोगों का कहना है कि हम कांग्रेस को तो वोट करेंगे, हम इंडिया गठबंधन को वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कैंडिडेट बदलिए, कैंडिडेट को आप इसको आप बदलिए। चलिए हम रेहान साहब के पास आना चाहेंगे जो कि राजद से हैं और इनसे मेरा सवाल रहेगा कि जदयू वाले ने कहा कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनको लोग पसंद नहीं करते हैं, एमआईएम वाले ने कहा कि उनका जनाधार बढ़ेगा। आजाद साहिल साहब ने जो कहा वो आपने सुनाई है, आपका क्या प्रतिक्रिया है? किस चीज़ पे प्रतिक्रिया देना? 2024 का सेहरा किन के सर सजेगा? देखिए, हम शुरू से एक ही बात कहते आए हैं और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए, वो तो हमारे गठबंधन में है नहीं शेख साबिर साहब, वो जिस पार्टी को आज यहाँ पर आके रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एमआईएम को, तो वो तो हमारे गठबंधन में है नहीं। और जो हमारे गठबंधन में है, चाहे वो कांग्रेस हो, जदयू हो या राजद हो या सीपीआई हो, माले हो, ये तमाम तर पार्टियां जो हमारे गठबंधन का हिस्सा हैं। तो मैं आज मैं उससे पहले भी कहा था पूर्व में कि मान लीजिए कि देखिए आरजेडी तो 0-0 सीट पे आ गई थी, लेकिन ठीक 19 के चुनाव के बाद 2020 का चुनाव आता है जिसमें हम लोग मात्र 12,000 समथिंग वोट से पीछे रह गए थे एनडीए गठबंधन के, और हम लोग का जो महागठबंधन था, हम लोग समथिंग 12,000 वोट से पीछे रह गए थे और सरकार बनाते बनाते ये चोरी की सरकार बना ली गई थी भाजपा के द्वारा। आज मैं ये कहता हूँ, जैसे जदयू का है 16 सीटिंग सांसद है ना, 16 सीटिंग सांसद है, लेकिन गठबंधन है, तो गठबंधन धर्म का पालन तो सबको करना होगा, चाहे वो राजद के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो या जदयू के लोग हो या दीगर पार्टी जो भी है गठबंधन में। तो मैं एक संक्षेप में ये बात बोल दूं कि अगर मान लीजिए 16 सिटिंग सांसद है तो ऐसा नहीं है कि वो 16 के 16 रिपीट हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर टिकट की दावेदारी कोई करता है तो हर पार्टी का नेता वो कर सकता है दावेदारी, वो इसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन टिकट का फैसला, सिंबल का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा और उस पर जो मोहर लग जाएगा उसके साथ रहना ही पड़ेगा। गठबंधन में अगर है तो आपको रहना ही पड़ेगा। चलिए हम जन अधिकार का राय ले लेना चाहेंगे कि जन अधिकार 2024 के लिए क्या राय रखती है इम्तियाज जसर साहब? चूँकि सबसे पहले आपके केडीबी लाइव को शुक्रिया अदा करता हूं कि इन डिबेट के लिए सारे हमारे अलग अलग पार्टी के नेताओं को बुलाएं, इसके लिए शुक्रिया। मैं कहना चाहूँगा कि पूरे बिहार में जब किसी गरीब अगर कहीं फंसता है, पूरे बिहार में कहीं मजलूम कहीं पर मुसीबत में रहता है, तो ये इंडिया गठबंधन के नेता कहाँ रहते हैं? मेरे इससे सवाल है सर मेरा। अगर 24 घंटा में कहीं घटना होती है तो पहुंचने वाला पप्पू यादव सर, इसको इंडिया गठबंधन में नहीं ले रहे हैं आप? आपको किस चीज़ का डर लग रहा है इंडिया गठबंधन? सर हमारे पूरे बिहार में जनाधार है, हमारे कोसी सीमांचल में क्षेत्र है हमारा, और आदरणीय नेताजी श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और जन अधिकार पार्टी से लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत हासिल करेंगे। चलिए हम आजाद साहिल के पास आना चाहेंगे, वो कुछ जवाब देना चाह रहे थे शेख साबिर के बातों का। शेख साबिर साहब कह रहे थे कि एमआईएम का क्रेज़ बढ़ा है, उनको ऐसा लगता है
जो पार्टी नई नई आई और यहाँ के भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना करके लंबी लंबी ख्वाब गुलाबी उर्दू बोल करके वोट ले लिया, वो अपने पार्टी के 4 एमएलए को नहीं संभाल सके और वो फिर चले हैं इस बार लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। तो वो उनका सपना है और सपना ही रह जाएगा। इस पे शेख साबिर साहब क्या कहेंगे, मैं आना चाहूँगा, लेकिन अफान एज़ानी साहब के हाथ में माइक देना चाहूँगा। चूँकि मारवाड़ी कॉलेज के रास्ता का जिक्र आया था, तो मैं चाहूँगा कि आप पॉलिटिकली झमाले में ना पड़ करके इस पर अपनी राय रखें कि क्या आपको लगता है कि मारवाड़ी कॉलेज का जो रास्ता है वो सही होना चाहिए, या अगर सही नहीं है तो गलती किसकी है? देखिए, सबसे पहले केडीबी लाइव के तमाम दर्शकों को मेरा सलाम अर्ज़ है, आदाब। मैं सबको आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ। और जहाँ तक सवाल आया कि मारवाड़ी कॉलेज का रास्ता, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था और उस वक्त जो वो रोड बना था, मुझे लगता है उस वक्त सही कर दिया गया था, किया गया था। लेकिन उसके जाने के 6 महीने नहीं हुए, फिर वो रोड उसी पोजीशन पे आ गया। इसका जिम्मेदार कौन है? वो रोड तो भाई कितने लोगों को जोड़ता है। आप देखें, कोचा धामन हुआ, बहादुरगंज हुआ, अमोर हुआ, बैसा हुआ, जितने भी इधर के जितने भी लोग हैं, सबका कनेक्टिविटी अगर मेन डिस्ट्रिक्ट से है तो वो किशनगंज से अगर है तो यही रोड है ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है। लेकिन इसमें अगर सबसे बड़ी उदासीनता है, जाहिर सी बात पॉलिटिकल लीडर्स की है, एक की नहीं, मैं किसी एक को नहीं कहना चाहता हूँ कि उसने है। वार्ड परिषद से लेकर के सांसद महोदय तक ये पूरी जो नेक्सस है लीडर्स की, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये भाई एक सेंटर है, एपी सेंटर है, आपका बिजनेस का हब है, आपके पूरे मतलब क्या बोलते हैं कि जितने भी कम्युनिकेशन का हब, एजुकेशन का हब, मेडिकल का हब। अगर किसी को बुखार आ जाती है तो वो सबसे पहले किशनगंज का दौरा करता है, और जब किशनगंज का सारा रास्ता सही है लेकिन मेन अगर सिटी में हम घुसते हैं तो वहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं जा रही है। चलिए आपने तो इसका जिम्मेदार मिला जुला के अगर कलेक्टिवली देखें, वो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, और उससे भी बड़ा अगर जिम्मेदार है यहाँ के प्रशासन। मैं इसी के खिलाफ मेरी लड़ाई है। अफसरशाही बेहद है। क्यों अफसरों की गाड़ी नहीं जाती इधर से? चलिए, अफसरशाही बेहद, डीएम साहब की गाड़ी किधर से जाती है? उधर से ही ना। हम चाहेंगे साबिर शेख का जवाब ले ले, क्योंकि अफसरशाही का जवाब जदयू वालों को देना है। तो साबिर शेख कुछ बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे फ़ख्र है कि मेरा नेता, मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और अख्तर उल ईमान साहब हैं। फ़ख्र महसूस होता है, दिल चौड़ा होता है जब बैरिस्टर का नाम आता है, अख्तर उल ईमान का नाम आता है। रही बात आज़ाद साहिल ने, कांग्रेस के आपके यूथ आपके लीडर हैं, हाँ, तो यूथ अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि इनके 4 जो विधायक हैं उनको संभाला नहीं गया। अगर बेटा अगर नालायक पैदा हो जाए घर में और वो नालायकीगिरी करे तो बाप भी बेटा को संभाल नहीं सकता है। आपने कहानी सुना होगा टीपू सुल्तान का, वाकया पढ़ा होगा। अगर मीर सादिक ने, कौन था पता है मीर सादिक आपका? मीर सादिक जो है टीपू सुल्तान के कैबिनेट का मिनिस्टर था, और मीर सादिक की वजह से टीपू सुल्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। और अगर आप कह रहे ये 4 चले गए, तो 4 जो चले गए तो इसका हम जिम्मेदार नहीं है, वो खुद जिम्मेदार हैं। वो किस लालच में गए, तो वो तो गठबंधन वाले आप बताएंगे किस लालच में गए हैं, तो आपको तो पूरा जवाब देना पड़ेगा। बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि एमआईएम का क्रेज़ बढ़ा है, तो डेफिनेटली क्रेज़ बढ़ा है। हर नौजवान के अगर मुंह में आप माइक लगाएंगे अगर 10 में से, तो 9 आपका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेगा, अख्तर उल ईमान का नाम लेगा, बैरिस्टर का नाम लेगा। इसके लिए हम इंतजार करेंगे। चूंकि अफसरशाही की बात आई थी, तो हम जदयू से जवाब लेना चाहेंगे कि इस बात को मैं भी मानता हूं, और मैं एक तरह से अफान एज़ानी को समर्थन देना चाहूँगा यहाँ कि नीतीश कुमार के राज ने विकास किया है। मैं इस बात में के भी माननीय मुख्यमंत्री को क्रेडिट देना चाहूँगा, लेकिन अफसरशाही भी बड़ी है। आज उनके मंत्रियों तक ने कहा है, वीडियो है हमारे पास, कि मामूली सा बड़ा बाबू मेरा नहीं सुनता है। क्यों नीतीश कुमार अफसरशाही को काबू नहीं कर पाते हैं? कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री पद का जो कुर्सी संभाले हैं, तब से आप बिहार देख रहे हैं, खुशहाल बिहार हो गया। पहले बिहार के नाम से हम लोग को चिर होता था, बिहारी अगर कोई बोल दे तो एक चिर होता था कि बिहारी क्यों बोला, गाली सा लगता था। अब बिहारी कहना एक फ़ख्र की बात है, और फ़ख्र से हम कहते हैं कि हम बिहारी हैं। ठीक है, अब बात रहा जहाँ तक अफसरशाही का, अफसरशाही बढ़ा नहीं है। ठीक, हमारे जनप्रतिनिधिगण में कुछ कमी है। अगर हमारे जनप्रतिनिधिगण अगर गए हैं, उस मामले को लेकर उठाए हैं, उस मुद्दे को कभी कहे होंगे, तो ज़रूर अगर अफसरशाही नहीं सुना है तब हम लोग मानेंगे अफसर नहीं सुना है। हमारे जनप्रतिनिधि उनके भी ध्यान ही नहीं दिए हैं। चलिए, आज़ाद साहब से ये जानना चाहेंगे कि बाप अगर बेटा अगर नालायक हो जाए तो एक बाप नहीं संभाल सकता है, तो खैर वो विधायक थे तो कैसे संभालते? ऐसा कुछ नहीं है। लंबी लंबी बातें करके वो अमौर गए, और आज अमौर की जनता से आप पूछ लीजिए कि वो क्या हाल है उनका, और वो खुद पछता रहे हैं कि हमने ये क्या किया। और आप जिस रोड का जिक्र कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ,
ऑन दी कैमरा आप फ़ोन लगाइए और पूछ लीजिए। इस रोड का प्रस्ताव आ चुका है, बहुत जल्दी आपका टेंडर निकलने वाला है। आप कंफर्म हो ले, अगर आपको भरोसा ना हो तो आप ऑन दी कैमरा फ़ोन कर सकते हैं। और रह गया, हम इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस के लोग हैं, हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। जिस थाली में हम खाते हैं उसमें छेद नहीं करते हैं। और हमारे छोटे भाई इम्तियाज़ ने कहा कि पप्पू यादव जी का मामला है, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, वो वक्त बताएगा। मुझे जो जानकारी है, इंडिया गठबंधन जितनी भी पार्टी है जो जात पात की बात नहीं करती है, लड़ाने का काम नहीं करती है, जो भी संविधान को लेकर चलता है, जो लोकतंत्र को चाहता है जिंदा रखे, उन सब के साथ मिल करके कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, इंडिया गठबंधन में जितने भी पार्टी है वो मिलजुल कर ही चुनाव लड़ेंगे। चलिए, हम जन अधिकार से थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अफसरशाही की बात चल रही थी और मुझे सबसे ज़्यादा, जो आप मेरे न्यूज़ को देखेंगे तो मैं सबसे ज़्यादा मुझे अफसरशाही से क्या आपको लगता है कि अफसरशाही एकदम है, अफसरशाही है सर। मैं कहना चाहूँगा, मुझे कांग्रेस से सवाल है। ये सवाल है कि पूरे जिला में 2017 में बाढ़ आई थी। 2017 में मैं गिना सकता हूँ कि पंचायत के सारे जितने भी डाइवर्सन थे लगभग बने, लेकिन हम लोग नगर में हैं जिसको हर चीज़ का टैक्स दिया जाता है। आप नगर का हालात आप जाके देखिए। और हमारे वार्ड नंबर 34 मझिया में एक पुल 2017 की बाढ़ में टूटी थी, जो कि अब तक जब भी सुन रहे लेटर ही सुन रहे हैं, जब तक लेटर ही आ रहा है, लेकिन बनने का काम नहीं हो रहा है सर। मैं लगातार उसमें भूख हड़ताल में भी बैठा, मैं लगातार आपके माध्यम से भी मैं वहाँ पे बताया गया कि 2017 से लेकर अब तक लेटर आने का काम हुआ है, लेकिन सर पुल का निर्माण कब होगा? आज बाढ़ का समय है, हम लोग को 15 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है बंगाल सीमा के द्वारा। लेकिन जब एक छोटा सा मेहमान अगर घर पे आए तो हम लोग का काम है नगर परिषद किशनगंज खगरा में आना के सामान लेना, लेकिन हम लोग मजबूर हो जाते हैं। हमारे कोई वहाँ एक हाई स्कूल नहीं है, हमारे वहाँ कोई कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। एक 10,000 की आबादी वाले क्षेत्र जिसका पुल टूट जाए वो रास्ता जाएंगे कहाँ? एक अगर इमरजेंसी डिलीवरी वाली पेशेंट, अगर किसी का पेशेंट अगर हो जाए तो सर आएंगे सदर अस्पताल कैसे? मुझे इसका जवाब चाहिए। हम फानेदानी कुछ कह रहे थे। मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि अभी जो मुख्यमंत्री जी, एक मुख्यमंत्री है ना, वो साहब जब आ रहे हैं तो रोड को एकदम चिकना बना देते हैं। आप यहाँ पे 17 से 25 लाख के बीच की आबादी है। पिछला सेंसस में 17 लाख की आबादी थी, अभी 22-23 लाख की आबादी किशनगंज ज़िला की, जिसका पूरा हब किशनगंज है। भाई डीएम साहब से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके थ्रू, आपके चैनल के माध्यम से, कि सर आप जो गुजरते हैं आपको नहीं एहसास होता है इस सड़क में अगर कोई डिलीवरी पेशेंट जाती होगी उसका क्या हाल होता होगा? भाई आप सीएम साहब के लिए पूरा चिकना करते हो, उसका दौरा 1 घंटे का दौरा होता है, आप पूरी टीम बिछा देते हो। यहाँ के जनताओं के लिए क्या आपको नहीं समझ में? राजद से जवाब ले लेते हैं हम। राजद क्या कहना चाहेंगे? फानेदानी के सवालों का जवाब दीजिए आप। देखिए, ये रोड का जो मामला है ये आरसीडी से रिलेटेड है और अभी हमारे साथी गठबंधन के आज़ाद साहिल साहब ने कहा कि इसका टेंडर होने का काम अब हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा और ये जल्द से जल्द ये चीज़ पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, क्षेत्र के अंदर कमियां रहती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार, कोई विधायक आ जाएगा तो क्षेत्र में, या कोई मंत्री ही बन जाएगा तो उसके क्षेत्र में समस्याएं नहीं रहेंगी, समस्याएं रहती है। मैं अब बोलना चाहता हूं ये शेख साबिर साहब पे, जो एमआईएम के यूथ जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये इन्होंने अभी कहा कि अभी लंबी लंबी बातें ये कर रहे थे एमआईएम के तरफ से कि 4 विधायक नालायक और फलाना और बेटा नहीं संभाल सकता, ये नहीं कर सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2019 का चुनाव था उस समय, और ये जो 2020 के चुनाव में जो ये 4-5 विधायक जीत के गए थे, सीए एनआरसी का मामला को लेकर के पूरा हाइप करके और जिस तरह से बरगलाने का काम किया था, और वहाँ से आप देख रहे होंगे कि, लेकिन मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि सही समय पे अल्लाह ने इनको अक्ल दे दिया, ये चारों विधायकों को, और ये राजद में जाके समर्थन दे दिया और ये राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई, जिनके वजह से ये फिरका परस्त ताकत, ये भाजपा वाले, ये सरकार बनाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को न्योता देना पड़ता गवर्नर को। तो ये भाजपा चाह ही रहा था और इनका तो मनसा साफ हो ही नहीं रहा था एमआईएम वाले का कि ये सपोर्ट किनको करना चाहते हैं। अगर मैं एक ही बात बोलता हूं कि 1-2 सांसद जीत जाने से, आप जीत गए ना, हैदराबाद में जीते हुए हैं आप, वहां से जीते हुए आप देश, औरंगाबाद से, मुंबई में, आप देश में ऐसा कौन सा चीज है, कौन ऐसा मुद्दा है जो नरेंद्र मोदी लाना चाहता है और आप उस पर
रोकने का, अंकुश चलिए, लगाने का चलिए, काम करे, बड़ा या आप सवाल। असमर्थ है, कुछ नहीं कर बड़ा सकते, सवाल, एक बड़ा दो सवाल, लोग बड़ा से सवाल। कुछ नहीं हो जाता है। तो एक ही तरफ देखना है, इंडिया जो आज के डेट में गठबंधन बना है वो इस देश में नई सरकार देने जा रहा है, और वो संविधान के हित में होगा और देशवासियों के हित में होगा। मुख्य सवाल ये था शेख साबिर साहब कि 2 सांसद है आपके, ऐसा कौन सा योजना है, नीति है जिस पर मोदी सरकार बहस कर रहा हो और आपने रोक लिया हो उसको? मोदी सरकार की आंखों में आंखें डाल करके अगर संसद में अगर कोई बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ये बात आया है, आप किसी से भी पूछिए। जहाँ तक राजद की बात है, अभी ये राजद के लोग बोल रहे हैं कि 2 सांसद है, आपका तो एक भी सांसद नहीं है, और आप महागठबंधन और एनडीए चलाने के इसमें चले, एक सांसद आपके पास नहीं है, और आप लगे हैं कि सबको जोड़ने के लिए हमारे पास 2 सांसद है। अगर आप स्ट्राइक रेट देखिएगा तो हमारा ज़्यादा है आपसे भी। अगर सांसद एमपी के अगर लिस्ट में आ जाएंगे तो स्ट्राइक रेट आपसे भी ज़्यादा हमारा है। आप देखिए, बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर मोदी के साथ अगर किसी की अगर आमना सामना लड़ाई है तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, AIMIM। अगर समुंदर के 2 साहिल हैं, 2 किनारे हैं, तो एक किनारा तो MIM है और एक किनारा बीजेपी है, वो कभी नहीं मिल सकता। हम पलटू राम के तरह या चाचा भतीजा, वो एक कोई मूवी में आया होगा कि चाचा ही भतीजा है, भतीजा ही चाचा, चाचा कोई है ही नहीं है, बल्कि वो बीजेपी है। चलिए, हम चाचा भतीजा ये सारे बीजेपी का खेल खेल रहे हैं, इसमें कोई भी ये नहीं है। बीजेपी से अगर कोई मुकाबला करता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चलिए, करते आपके हैं। सवालों का सब जवाब, लेकिन हम पहले जेडीयू से एक सवाल मेरा अपना ले है कि इनमें आप मत पड़िए, दोनों जवाब दे देंगे इनके सवालों का। आप ये जवाब दें हमें कि 2024 में क्या लगता है जेडीयू वाले क्या करेंगे अगर टिकट आपको नहीं मिलती है तो? देखिए, टिकट मिलती है नहीं मिलती है हम कैसे तय करें? मान के चलते हैं ये सपोज शीर्ष जो नेता है हमारे, वो लोग तय करेंगे टिकट। हमको तो पूरा उम्मीद है कि टिकट मास्टर मुजाहिद साहब को हम मानकर मिलेगा। चलते हैं अगर नहीं मिलती है तो MIM और हम मानेंगे ही नहीं इस चीज़ को। टिकट मास्टर मुजाहिद साहब को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तय शीर्ष नेता करेंगे, जो भी होगा। अभी हमारे आरजेडी के दोस्त बताया ना कि अभी सीट सेटिंग नहीं हुआ है। अभी आजाद साहिल साहब भी बैठे हुए हैं, इनको भी कंफर्म नहीं है कि कांग्रेस लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा यहाँ से। ठीक है, अभी कंफर्म शीर्ष नेता यही है, यही लोग तय कर रहे हैं। मतलब 16 लोग हैं जिसमें चलिए, हमारे माइक पे हमारा मुख्यमंत्री जो इंडिया गठबंधन बनाया है, टिकट मिल जाती है तो हम सपोर्ट करते हैं। नहीं था मैं हमारा आप सपोर्ट कीजिएगा। उनके सवाल खत्म होने दीजिए, उनके सवाल खत्म होने दीजिए। देखिए, महागठबंधन में खुद गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन जो है वो हमारे नेता ने बनाया, तो हम भी गर्व से कहते हैं कि टिकट हमें मिलेगा। व्यूअर्स को दिखा रहा हूं मैं, महागठबंधन ये बोल रहे हैं कि आप मेरा साथ दीजिएगा, ये मोहब्बत वीडियो है। बोल रहे हैं कि आप मेरा साथ दीजिए। चलिए। आपस की लड़ाई में शेख साबिर साहब सुनिए, जिसके हाथ में जिसमें हाथ में माइक हो वही जवाब देंगे, जिसको बोलना हो वो मौका देंगे, उससे उंगली खड़ा करे। माइक आपके हाथ में नहीं है तो आप वहाँ घुसपैठ कर रहे हैं, जैसे बीजेपी वाले बांग्लादेश से घुसपैठ का आरोप लगा, तो घुसपैठी मत कीजिए। बीजेपी वाले ऐसी मुद्दा बना रहे हैं। आपके हाथ में अगर माइक नहीं है तो आप घुसपैठी कर रहे हैं, तो घुसपैठ मत करिए, आपको मौका दिया जाएगा। जदयू वाले का पहले आप जवाब दे दीजिए, पहले जदयू वाले का दे दीजिए कि टिकट जदयू को मिल रहा है। जदयू हमारे महागठबंधन में शामिल है और हम यहाँ से आपको ऑनलाइन बोल रहे हैं, अगर उनको टिकट मिलता है हम कांग्रेसी आरजेडी सब उनके साथ है, लेकिन अगर कांग्रेस को टिकट मिलता है तो जदयू ना चाह के भी उनको रहना होगा, क्योंकि वो महागठबंधन का हिस्सा है। रह गया डॉक्टर जावेद साहब की बात, तो 16 सदस्यीय टीम के वो एक सदस्य है जिसका पटना में जो है अभिनंदन समारोह रखा गया है और पूरे बिहार के नेता वहाँ जो है शामिल हो रहे हैं। और डॉक्टर जावेद साहब तो टिकट बांटने वाले लोग हैं, बड़ी बातें हम नहीं कहेंगे। और फिर भी शीर्ष नेता जब वो 16 लोग में एक है, बैठेंगे तो वो खुद तय कर लेंगे। अगर टिकट जिनको मिलेगा, इंडिया, हमारा एक ही सोच है, इंडिया महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। ये मोदी जो है देश से जो है इसे भगा देना है। और मैं MIM वाले साथियों का जवाब देना चाहूँगा, ये जो बोल रहे हैं, अरे दोस्त, मोदी जी के आंख में आंख डाल के अगर कोई बात करता है तो वो देश का युवा राहुल गांधी, जो उसके आंख में आंख डाल के बात करता है और जिस कारण उसके निष्कासित कर दिया गया। आपके ओवैसी साहब को कहाँ निष्कासित कर दिया? आप तो बी टीम है जिसको खिला रहा है, पिला रहा है, बकरा को हलाल करने से पहले जैसे खिलाया जाता है वैसे खिलाया जा रहा है आपको। हम लोग लड़ने वाले हैं और लड़ रहे हैं, आंख में आंख मिला के बात करते हैं। सवाल आपका हो गया। हम चाहेंगे कि राजद और MIM वाले के पास आए, चूंकि जवाब देने का बड़ा उत्सुकता होगा उनमें। हम थोड़ा जनाधिकार के राय को यहाँ जानना चाहेंगे कि जनाधिकार क्या। मेरा सवाल महागठबंधन से है कि सर शिक्षा और स्वास्थ्य पे कब काम करेंगे?
आप मारवाड़ी कॉलेज का हाल आप जाके देख लें। कुछ भू माफियाओं द्वारा जो यूजी में जो जमीन आ रहे हैं वो कब्जा नाम लिया करके, जाए कौन भूमाफिया? सर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया है ना सर, आप देख सकते हैं। तो सर हमारे यहाँ पूरे जिला में 2 ही मुख्य कॉलेज है, एक नेहरू कॉलेज, एक मारवाड़ी कॉलेज। अगर हमारे ही कॉलेज अगर यहाँ अगर सुरक्षित नहीं रहे तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ये माइनॉरिटी के क्षेत्र हैं, ये ग्रामीण से बच्चे आती हैं, बच्चियाँ आती है, लेकिन सर उसको यहाँ पे जमीन उसका कब्जा सर 52 बीघा का डिसमिल जमीन है, उस जमीन का सर निश्चित रूप से किया जाए कि कहाँ पे है मारवाड़ी कॉलेज। और सर स्वास्थ्य पे एक सवाल है कि सदर अस्पताल में 33 डॉक्टर है, उन 33 डॉक्टर आखिर रहते कहाँ हैं? आगे किनके संरक्षण में ये अस्पताल चल रहे हैं? किनके पैरवी में वो डॉक्टर बाहर जाके ड्यूटी करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं? चलिए, ये सवाल है, आपका जवाब देंगे। अफान इज़ानी क्या सोचते हैं मारवाड़ी कॉलेज भू माफिया के मुद्दे पे सिर्फ आपको बात रखना है? देखिए, भू माफिया सिर्फ मारवाड़ी कॉलेज नहीं, भू माफिया कई एक जगहों पे अपने आप को स्थापित कर चुका है, और ये ऐसे नहीं किया है, इसको पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ है। मैं किसी एक पॉलिटिकल लीडर पे ब्लेम नहीं करना चाहता, ये एक ट्रेडिशन, एक डेकोरम बना हुआ है उसका, और इसको तोड़ने के लिए जद्दोजहद चाहिए, लड़ाई। और उसमें भी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, कुछ लोग अफसरान भी उसमें शामिल हैं। हम जानते हैं, बहुत कुछ देखते हैं और समझ में भी आती है कि वो लोग आखिर इतनी जो तानाशाही कर रहे हैं, जिनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं, जिनके पास कोई रूलिंग पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं दिखावे में, फिर भी वो स्थापित हैं। एक आम आदमी है ना, वो कोई ठेकेदार हो या कोई भू माफिया, वो तो आम आदमी है ना भाई, लेकिन फिर भी वो सर चढ़ के बोल रहा है हमारे यानी जनता के विल्स, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ जा कर के। जैसे मारवाड़ी कॉलेज की बात, वो कॉलेज किसकी है? हमारी है ना भाई, हमारे टैक्स के पैसे से उस कॉलेज का फाउंडेशन है, प्रोफेसर्स हैं, सब हैं। फिर वहाँ पे किसी और का कब्जा होना, राजद के पास ये सिर्फ जो है भू माफिया नहीं, ये लोग शिक्षा के ऊपर भी एक तरह का अपराधीकरण कर चुका है शिक्षा। आपके सवाल समझ में आ गया। राजद से हम जानना चाहेंगे भू माफिया वाले मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? मारवाड़ी कॉलेज एक बहुत बड़ा मुद्दा को छेड़ दिया है इम्तियाज साहब ने। नहीं, देखिए, ये भू माफिया की जो बात है, तो इस तरह से कई लोग क्षेत्र में है जो गलत काम, गलत प्रवृत्ति में जुड़े हुए हैं। ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ के ये हम सब लोगों को, सामाजिक ये बात है, ये हम सब लोगों को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि अगर कोई ऐसे हमारे समाज का ही व्यक्ति और इस तरह से दमनकारी नीति रखता हो, सोच रखता हो, चाहे वो दबंगई करके या अपने रुपया दम बल किसी भी चीज़ के ऊपर वो अगर ये हो के अगर इस तरह का कोई काम करता है, तो दल से ऊपर उठ के हम लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। अगर कोई तरह का मामला है तो हम तमाम युवा हैं, हम युवा कुछ भी कर सकते हैं। आज देख रहे होंगे ये युवा का दौर है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह का कोई मामला है, मेरे संज्ञान में नहीं है, आपने मुझे बताया, अगर इस तरह का कोई मामला है तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारे शीर्ष यहाँ मेरे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जिला अध्यक्ष हुए कमरुल हुदा साहब, जिला अध्यक्ष है, उन तक लेकर के और तमाम दिगर पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर के ये एक कमिटी बन जाए, और इस तरह से हम लोग एसपी साहब से लेकर के डीएम साहब से लेकर के मिलने का काम करें। ये दलगत, ये कोई ऐसी बात नहीं है, और ये ऐसा कोई जगह नहीं है पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां इस तरह का क्राइम या इस तरह चीज में संलिप्त नहीं है। शराब बंद हो गया तो क्या ये कोई बोल सकता है कि शराब नहीं मिल रहा है? अरे मर्डर पे कानून बन जाता है तो इसका मतलब ये थोड़े है कि मर्डर होगा नहीं। कानून बन गया है, उसको जो गलत करेगा उसको रोकने का काम सरकार, पकड़ने का काम करेगी और उसको दोषी को कार्रवाई करने का काम करेगी। लेकिन मैं एक बात बोल दूं कि ये हमारे एमआईएम के साथी जो बोल रहे थे कि दहाड़ के बोलता है असदुद्दीन ओवैसी सदन के अंदर, हाँ मैं भी इसका एकदम समर्थन करता हूँ। हाँ, दहाड़ के बोलता है असदुद्दीन ओवैसी सदन के अंदर। हाँ, 2 सांसद है, हम राजद वाले 0 सांसद है, एक भी सांसद नहीं है ना, तो क्यों हमारे नरेंद्र मोदी 43 सभा किया था, ये नरेंद्र मोदी 43 सभा किया था एक तेजस्वी से डर के, और 2020 के चुनाव में ये पता चल गया था। तो लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है हम 2 है 0 है, वो क्या है 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन आप अगर 2 हैं, मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, ये तमाम लोग, तमाम दर्शक भी ये चीज सोचने का कोशिश करें कि आप ये चीज देख रहे होंगे, एक छोटा सा भी कोई नेता, छोटा है जिसका एक ही विधायक हो, मान लीजिए एक ही सांसद है किसी पार्टी का, तो अगर वो कुछ भाजपा के विरोध में या नरेंद्र मोदी के विरोध में करने का कोशिश भी करता है, प्रयास भी करता है, तो सीबीआई, ईडी, आईटी सब पड़ जाता है। ये इतना बड़ा संस्था चला रहे हैं और ये तमाम चीज कर रहे हैं, तो इनके ऊपर ठीक है, मैं एक मेरा बात समझ लीजिए, ये ठीक है नहीं दोषी है, मान लिया मैं इस चीज को नहीं दोषी है, लेकिन क्या ये अंदर का मामला है कि एक रेड भी नहीं होता है, एक जांच भी नहीं होता है?
है, क्या मामला है भाई अंदर का? बात समझ में आ गई, बात आप समझ चुके होंगे। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल, सवाल का जवाब- मैं बिल्कुल समझ गया हूँ बात को। देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि राजद को पहले मैं जवाब दे दूं, उसके बाद फिर कांग्रेस, क्योंकि देखिए इन लोग का, क्या आप जेडी को माइक दे देंगे? हाँ, जेडी को माइक दे दूंगा। इन लोग पहले, और ये भी बात मैं पहले बोल दूं कि सबसे पहले ये लोग डिसाइड कर लें भाई टिकट किसको यहाँ से मिलेगा, कि वो जेडी उनका वालों को काम है। मिलेगा। सुनिए, मेरी बात है, अभी बीच में नहीं बोलना है, क्योंकि हम, मेरे पास जो माइक है आप लोगों के पास है, मैं कुछ नहीं बोला, तो पहले ये डिसाइड इन लोग कर ले। दूसरी बात ये है कि बोल रहे ईडीआई सीबीआई और ये नहीं, खुद मान रहे हैं कि भाई चलिए वो साफ है। आप तो मान गए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मान गए कि वो साफ हैं। जो साफ शफाफ हैं बैरिस्टर साहब, तो उसके ऊपर एडीसी आपने खुद बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला है, आप ऑन रिकॉर्ड बोले हैं, नहीं मिसलीड करने ऑन रिकॉर्ड बोले हैं, ऑन रिकॉर्ड बोले रमेश भाई कि ठीक है, मैं मानता हूँ साफ हैं आप। मैं मान लेता हूँ, 2 ही मिनट के लिए मान लिए, 2 मिनट के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। अपने वक्त- 2 मिनट के लिए राजद के भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है, कि उन्होंने कहा है 2 मिनट के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने माना है कि साफ शफाफ चेहरा अगर कोई है तो बैरिस्टर साहब हैं, तो उनके पीछे ईडी सीबीआई नहीं लगेगा। लेकिन दूसरी बात सुनिए, हमारे नेता कोई चारा घोटाला में कन्विक्शन नहीं पाए हैं। हमारा नेता कोई, अभी देखिए लैंड फॉर जॉब्स का आया है, जॉब दे करके लैंड लिखवाया गया भैया, अभी चल रहा है। 2 तारीख या 3 तारीख को लालू यादव को जो है उनके परिवार को समन भी है सुप्रीम कोर्ट की दरबार। आप देखिए, चारा घोटाला कीजिए, रेल तो जो आपका रेल घोटाला कीजिए, लैंड फॉर जॉब का घोटाला कीजिए, सारा घोटाला आप कीजिए और इल्जाम लगाइए बैरिस्टर साहब पे, जो बेचारा पूरा साफ है ऊपर से नीचे तक, पूरा ऊपर से नीचे तक साफ शफाफ है, उनके आप इल्जाम लगाते हैं। ये इल्जाम से हम लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों का काम है, हम लोग सबसे पहले रजिस्टर्ड पार्टी हैं आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। हम हर जगह जाएंगे, मुल्क के कोना कोना में जाएंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है हर गली गली, हर कोना कोना मुल्क जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का झंडा जो है लहराएगा, मजलिस का झंडा हर जगह लहराएगा। दूसरी बात मैं और बोल दूं आपको, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा 2 मिनट में, फिर आप पूछेंगे। दूसरी बात यह है कि जहां तक इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बारे में, कि राहुल गांधी जो है आंख में आंख डाल के बात करते हैं, इसलिए आप तो गला मिलते हैं, जादू की झप्पी देते हैं जाके आप जो है, चलिए ठीक है, अब बाहर में दे सकते हैं, पर्सनल मैटर है, आप संसद में जाकर के जादू की झप्पी दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीटीएम और सीटीएम कौन है। दूसरी एक बात सुनिए, दूसरी एक बात बोलिए, दूसरी एक बात सुन लीजिए, दूसरी एक बात सुन लीजिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। दूसरी एक बात सुन लीजिए कि अपना पुश्तैनी जो अमेठी का सीट है, आप वहां हार जाते हैं भाई। क्यों हारते हैं आप वहां? इसका जवाब आपके पास है। आप वहां हार करके वायनाड में जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि हिंदू वोट आपके पास नहीं है, और वहां जो स्मृति ईरानी लड़ी है वो हिंदू वोट टोटल उसको गया है। आप मुसलमान का वोट लेकर के राजनीति करते हैं, और मुसलमान का वोट लेकर राजनीति करके मुसलमानों के हाथ में आप लॉलीपॉप थमाते हैं। और वायनाड में 35% उसको बोल रहा हूं, 35% मुस्लिम है, इसलिए आप वहां जीत रहे हैं। सुनिए, दूसरी बात, कर्नाटका की बात कर रहे हैं। कर्नाटका जब इलेक्शन होने से पहले आपने बहुत बड़ी बड़ी बात की थी, बजरंग दल को बैन करेंगे। क्या हो गया जीतने के बाद? बजरंग दल और आरएसएस साथ मिल गए, काहे बैन कर रहे हैं उसको? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आवाम पूछ रही है इसका जवाब, आवाम पूछ रही है कि आप जीतने के बाद, कर्नाटक इलेक्शन जीतने के बाद बजरंग दल को बैन किए या नहीं किए। आप जो हाफिज साद साहब को जो मारा गया है, आप उनके घर गए कि नहीं गए हैं? अखलाक के वक्त में आपको याद नहीं आता है, पहलू खान के वक्त में आपको याद नहीं आता है, झारखंड के तबरेज को मार दिया था मॉब लिंचिंग में याद नहीं आता है, लखीमपुर खेरी आप जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन मुसलमान का कत्ल होता था आपको याद नहीं आता है? राहुल गांधी जी का जवाब मिलेगा अब जेडी। एक्चुअली मैं बात साहिल भाई बोले कि मेरे नेता यानी हमारे सांसद को 16वां क्या टीम बोला कुछ कि उसमें 16 सदस्य टीम में उसको जगह मिला है। बड़े नेताओं के टिकट बांटेंगे, टिकट तो मिलेगा ही। उनको मैं बता दूं कि जी जो टिकट बांटते हैं ना, जो कुछ बांटते हैं वो हमेशा खाली रहता है, ठीक है। तो ये गुमान में आप लोग मत रहिए कि टिकट आपको मिलेगा ही। हो सकता है कि आप टिकट बांटते बांटते आपको हो सकता है बंगाल नज़दीक में रायगंज भेज दे कि इधर भी आप बांटिए, ठीक है। हमारे दोस्त है, साथी है, ठीक है। हाँ, तो टिकट वो हम उस पर अभी हम नहीं बोलना चाहते हैं, वो तय करेंगे भाई। इसी तरह उसका टीम गठित हो चुका है, उसमें सांसद जी हमारे नहीं है, ठीक है। हमारे सांसद किशनगंज सांसद है, वो टिकट गठित वाला टीम है, इंडिया गठबंधन वाला टीम में नहीं है, वो कांग्रेस का टीम है। इन्होंने एक बात कही कि अगर वायदे में आपको टिकट मिलता है तो ये आपके लिए वोट मांगेंगे, लेकिन क्या इनको टिकट मिलता है तो आप वोट मांगेंगे? इंडिया गठबंधन में हम तो पहले ही कहा कि मेरा नेता ने इंडिया गठबंधन मांगेंगे या नहीं ये बताइए। बीजेपी से मुझे लड़ना, आप जवाब दे दीजिए। अब वोट मांगेंगे या नहीं मांगेंगे वो वक्त आएगा, वो देखेंगे। पर टिकट तो डिसाइड पहले टिकट डिसाइड तो होने दीजिए भाई। टिकट हो जाए फिर उसके बाद आप और हम साथ में वोट मांगेंगे। साथ में वोट, चलिए। एक बात
साहब मैं उस वक्त MIM से जो हमारे शेख साबिर साहब थे, ये बोल रहे हैं कि हमारे नेता बहुत अच्छे छवि के हैं। अकबरुद्दीन नबी साहब को गोली लगे थे, क्यों, ये थोड़ा बताइएगा हमको। चलिए उस सवाल में बाद में आ जाएंगे। रखिए रखिए। आजाद साहब बहुत समय से कुछ बोलना चाह रहे थे, हम चाहेंगे कि वो बातों को रखें। देखिए, देश का जो मौजूदा हाल है, मिनट का हो गया। अभी सिर्फ जो है इंडिया और NDA की बात हो रही है। ये MIM ये कहाँ क्या है, कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ मुस्लिम जनसंख्या है वहाँ जाके मुस्लिमों के वोट को ये बांटने का काम करती है। ये जो है देश में आज 2014 के बाद से ये नज़र आ रहे हैं, उससे पहले लोग इनको जानते भी नहीं थे। बहुत कम लोग जानते थे कि कोई ओवैसी साहब है। जब से BJP आई है सरकार, तब से जो है ये हर टोला टोला और हर विधानसभा लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए चल जा रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, BJP के तरफ से ये उनका B टीम है, सिर्फ जा करके वोटों का बंटवारा करवाना। चलिए, वोटों का, मेरा बात खत्म है, ये सिर्फ वोट का बंटवारा करवा रहे हैं। आज सड़क से लेके सांसद तक अगर कोई जाता है तो वो इंडिया गठबंधन जाता है और राहुल गांधी जाता है। कहाँ जाते हैं ओवैसी साहब? वो तो सिर्फ गुलाबी उर्दू बोलते हैं और उनका 2 ठो सांसद है, वो RJD पे ब्लेम कर रहे हैं। अरे भैया, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है RJD। आपका कितना क्या है? आपके जो है वो तो बोलेंगे क्या, बोलते बोलते कुछ बोल देते हैं, उनको बाहर जो है निकाल दिया जाता है। तो आप दूसरे पे एलिगेशन मत लगाइए। RJD जो है वो बिहार की बड़ी पार्टी है और सरकार में है। और जो है आप जो है ये बताइए कि आप जो देश में जो है BJP जब से आई है, आप तभी से क्यों इतना एक्टिव हो गए? इनका मंशा है हिंदू मुस्लिम के बीच जो है एक भड़का देना, नफरत फैला देना। लेकिन कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने मोहब्बत बांटने का काम किया है, लोगों के दिल को दिल से मिलाने का काम किया है, भाईचारे का काम किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके सबके दिल में मोहब्बत जगाने का काम किया है। बाकी मैं जवाब दे दूं अपने जाप के भाई का। इनको मैं कह देना चाहूँगा कि ये जो सवाल कर रहे हैं बार बार कांग्रेस से, भाई अगर पप्पू यादव जी खुद चुनाव लड़ेंगे ना तो उसे भी इंडिया गठबंधन का सहारा लेना। कांग्रेस ही उसके नैया डूबती को पार लगा सकता है। RJD ने साफ कह दिया है कि हमें जरूरत नहीं है। चलिए, हमसे और आप पहले पप्पू यादव जी खदेरे हुए हार करके आए हैं, आप काहे बोल रहे हैं? महागठबंधन आपको जगह देगी, आप परेशान मत होइए, आप हमारे महागठबंधन में रहिएगा। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे इनसे कि जब से BJP सक्रिय हुई है 2014 से, तब से MIM का भी ग्राफ बढ़ा है, तमाम तर जगहों में वो जाते हैं। उससे पहले कहाँ थे आप लोग? सवाल था। देखिए, हमारी पार्टी के हैदराबाद में, हमारा तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जो है हमारी पार्टी थी, वहीं से जो है पनपी हमारी पार्टी वहीं से निकली है। वहाँ 7 हमारे विधायक थे जो वहाँ जीते हुए थे, तो वहाँ पर पहले पार्टी थी। अब उनको लगा, अगर किसी को लगता है अगर कल आप पार्टी बनाते हैं, किशनगंज से आप पार्टी खड़ी करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं आप इसको, तो आप किशनगंज को पहले आप अपना मजबूत कीजिएगा, फिर किशनगंज के बाहर जाइएगा। अब ऐसा ही नहीं है ना कि तुरंत आप चले जाइएगा कहीं पे बाहर। आप पहले किशनगंज में लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, तब दूसरे स्टेट्स में लड़ेंगे। इसी तरीके से MIM भी जो है पहले तेलंगाना में मजबूत हुई। मजबूत इस तरह हुई, आप बताइए। कांग्रेस से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आप बताइए, या RJD से जो या फिर JDU से, मैं तीनों से, क्या कि महागठबंधन है, इन लोगों से मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी की बात आप लोग करते हैं। RJD को RJD बनाया कौन? MI समीकरण। ये MI समीकरण की बात करते हैं। सिर्फ मुस्लिम को आप अलग रख करके यादवों का आप पूरा ख्याल रखे हैं। ये क्या तो वक्त गवाह नहीं है, तारीख गवाह नहीं है? हर कोई जानता है कि मुसलमानों को आपके राज में क्या मिला है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूँ ये कि अगर यहाँ आपको बता दूं कि अगर मैं JDU से भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद अगर सीमांचल का नाम अगर पूरे मुल्क के कोने कोने में पहुँचा है तो MIM के आने से पहुँचा है। पहले तो कोई जानता भी नहीं था सीमांचल को, पहले नाम भी लेना नहीं चाहता था ये लोग। खड़े होकर के संसद में खड़े होकर के मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करने नहीं आ रहा इन लोगों को। हमेशा जो है वोट की राजनीति किए हैं, हमेशा अपना झोली जो है भरे हैं और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। दूसरी एक बात रमीज भाई, मैं आपको बता दूं, दूसरी बात आपको बताऊं, माइनॉरिटी का जो आपका बजट है, आपको पता है तेलंगाना में कितना है? बताइए कितना है? तेलंगाना में 12,000 करोड़ रुपया जो है माइनॉरिटी। आप देख लीजिए, गूगल कीजिए कि कितना बजट है वहाँ पर। ऐसे बजट आ जा रहा है, ऐसे बजट आ जाता है क्या? और यहाँ बिहार में कितना है आपका पता है आपको? 630 करोड़ समथिंग, 12,630 करोड़। क्या माइनॉरिटी का काम कर रहे हैं आप? AMU ऐसे ही पढ़ा है मेरे भाई। AMU के लिए खूब सोनिया गांधी आई, शिलान्यास किए, AMU में शिलान्यास किए, बड़ी बड़ी बातें किए। यही अख्तरुल ईमान साहब जो है चीख कर चिल्ला करके जो है AMU के लिए आवाज उठाए। बहुत सारे सवाल थे इनके तरफ
तरफ से, और मैं समझूंगा कि जो सवाल महागठबंधन से रिलेटेड हो तो उसका जवाब कोई एक आदमी ही दे, क्योंकि फिर देने के लिए सक्षम हूं मैं। और उसके बाद अगर आप तीनों देंगे तो फिर तीनों के बराबर, सुनिए, तीनों के बराबर का समय इनको अकेला देना पड़ेगा, क्योंकि आप जहां गठबंधन की बात आती है तो वहां एक ही आदमी बोलेंगे। तो मैं इसलिए पहले आप लोग तय कर लीजिए, तब तक मैं जन अधिकार से जो पप्पू यादव की डूबती नैया को पार लगाना चाहते हैं, एहसान करना चाहते हैं कांग्रेस आप पर। और मैं कहना चाहूँगा जिला में कि कांग्रेस के नेता है, विधायक हैं, कांग्रेस के एमपी है, राजद के एमएलए हैं, लेकिन एमआईएम के भी पार्टी सक्रिय रहे हैं। लेकिन सर जिला के बारे में कौन सोचेंगे? जिला में जो आज लाखों घर हर साल बाढ़ में बेघर होते हैं, कभी ऐसा सोचें कि सारे लीडर ने मिलकर किशनगंज जिला के तरक्की के लिए सोचे हैं? कभी ऐसा देखे हैं सर? सारे पार्टी एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन किशनगंज जिला कैसे डेवलप होगा, किशनगंज जिला के तकदीर और तस्वीर कैसे बदलेंगे, इसमें कोई नेता बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ किशनगंज के गरीब मजलूमों को सिर्फ बहला फुसला करके सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन किशनगंज जिला के बारे में कोई नहीं सोचते हैं। थोड़ा सा बहुत समय से है, कुछ बोल दीजिए आप। सबसे पहले हम शेख साहब से एक सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए महागठबंधन के साथी हैं सभी लोग यहाँ पे। तो मेरा सवाल आपसे है सर कि आप कहते हैं कि मुस्लिमों की सिर्फ बात करते हैं, क्या आप अपने आप को सेकुलर पार्टी मानते हैं? लेकिन हमारा ये डायरेक्टली आपको टारगेट नहीं कर रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सेकुलर पार्टी वो अपने आप को मानती है। ये मीम वाले, लेकिन मैं बता दूं, लेकिन बीजेपी और जो मीम जो पार्टी है, ये दोनों का कॉन्सेप्ट एक है। कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि बीजेपी वाला जो है हिंदुओं की बात करती है और मीम वाला है जो सिर्फ मुस्लिमों की बात करती है। आपका मॉब लिंचिंग होता है तो आप मुस्लिमों के बारे में ही बोलते हैं। राजस्थान में एक घटना हुई थी, आप उनके बारे में भी बात करिए। आप आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं? यहाँ पे आपने बोला मुस्लिम भाइयों को बिहार में क्या मिलता है, आप ये सीमांचल में हिंदू भाइयों के लिए क्या स्पेशल पैकेज देती है बिहार सरकार? तो हम लोग तो उससे नहीं है, क्योंकि हम लोग महागठबंधन सरकार के साथ खड़े हैं। क्योंकि आपको अगर बात करना होगा तो सबका बात करना पड़ेगा। आप एक सही मैसेज दीजिए पहले, और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और इसलिए कम्युनल पार्टी है क्योंकि जहां इनकी आबादी ज़्यादा होता है, जहां माइनॉरिटी की आबादी ज़्यादा है, वहां पे ही वो अपना चुनाव लड़ती है। सामाजिक कार्यकर्ता फानिस दानी साहब, क्या आपसे सवाल, जो सारी चीज़ों को आपने सुना, तमाम तर पार्टियाँ आपने अपनी बखान तो करेंगे ही, लेकिन आपसे हमारा मसला यही है कि सीमांचल की आज भी हालत ख़राब है। ना हमें एमयू का सेंटर मिला, ना हमें महानंदा बेसिन योजना मिला, ना हमारी सड़कें अच्छी है, ना हमारी स्कूलों की हालात सुधरी, ना हमारी मदरसों में जो चीज़ें हैं वो सही हुई, ना हमें प्रखंड में हमारे कार्य हो रहे हैं, ना जिला मुख्यालय में हमारे सुना जा रहा है। मैं किसको बदनाम करूं? बीजेपी को बदनाम मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ना तो हमने कभी बीजेपी को वोट दिया है। हमने का मतलब, मैं अपना पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा सीमांचल का रिप्रेजेंटेटिव करते हुए बात करता हूँ कि सीमांचल किशनगंज ने बीजेपी को कभी मौका दिया नहीं। एक बार गलती से शाहनवाज साहब जीते होंगे, उसके बाद हमने कभी उसे मौका दिया नहीं। तो मैं समझता हूं कि किशनगंज की जहां क्षेत्रीय मुद्दा होगा, यहां के लिए बीजेपी को मैं क्लीन चिट देता हूं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पिछले 1 घंटे से डिबेट में बैठे हुए हैं, सब ने अपने अपने पार्टी, अपने अपने नेतृत्व की बात करी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कोई हमारा सांसद बनेगा तो क्यों बनेगा। वाई ही इज़ आवर MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वाई नॉट अनदर? कोई दूसरा क्यों नहीं, वो क्यों? सबसे पहली बात यह है ना सर कि हम लोग कभी जिम्मेदारी तय नहीं करते हैं। मान लीजिए कि आप KDB लाइव का अगर अध्यक्ष हैं, सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम है इस पूरे मीडिया इसका, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है ना, आपको जिम्मेदारी मिले ना कि भाई आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन हम युवाओं ने, हम किशनगंज वासियों ने, हम सीमांचल के लोगों ने कभी ये जिम्मेदारी अपने नेताओं के लिए तय ही नहीं किया कि सर आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने जा रहे हैं, आपको ये काम करना पड़ेगा। आप MP बनने जा रहे हैं, आपके लिए ये काम ज़रूरी है। आप MLA बन रहे हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा। नहीं, हमने क्या देखा? हमने सिर्फ ये देखा कि भाई ये कौन से कम्युनिटी का है, कौन से पार्टी का है। क्यों भाई पार्टी और कम्युनिटी ये सब क्यों? हमारे मुद्दे गायब क्यों हो जाते हैं? महानंदा बेसिन कहाँ चला गया? आपके शहर की प्रॉब्लम्स है वो कहाँ चला गया? अभी AMU सेंटर किशनगंज का इकलौता यूनिवर्सिटी जो सेंटर ने दिया 2012 में, उसका उद्घाटन हुआ है 2012 में या 2014 में। उसका 2014 तो उसके बाद इलेक्शन हो गया, 2012 में उसका शिलान्यास हुआ। उसके बाद क्या हो गया? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी के हों, आप जिनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं,
चाहे कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए, चाहे आरजेडी को कीजिए, चाहे जेडीयू को कीजिए, चाहे बीजेपी को, आप जितनी ताकत से जिनके लिए वोट मांगते हैं उतनी ताकत से उनके ऊपर जिम्मेदारी भी थोपिए, उनसे सवाल भी कीजिए, चाहे कोई भी नेता हो। गठबंधन की तरफ से एक जवाब देना बहुत जरूरी है, काफी सारी बातें बोल अब मैं चाहूंगा कि हर कोई एक 2 3 4 5 6 7 8 हर कोई 1.5 मिनट में आखिर में अपनी बात रख देंगे, और चूंकि बहुत लंबा हो रहा है मैं यहाँ से शुरू करूंगा, तो हम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलेंगे कोई। हम बस हाँ एक चाहिए पहले एक बार तो इस बार जिसको मौका मिलेगा वो अंतिम मौका मिलेगा। तो इस बार आजाद साहिब के पास शुरू करते हैं, आपको जो कहना है पहले आप रख दीजिए अपनी बातों को। एमआईएम को जवाब देने का मौका दीजिएगा भाई, तमाम तरह आरोप लगा है। मौका मिल रहा है। आजाद साहब मौका नहीं मिला है भाई। चलिए इनका जवाब जदयू ने सवाल किया है, वो जवाब तो देने दीजिए। हाँ आप ही के पास जाएगा, उसका लास्ट में रेहान भाई से खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, हमारी लड़ाई जो है वो बीजेपी से है, जो देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं उनसे है, देश के युवाओं का जो रोजगार छीन रहे हैं उनसे है, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उनसे है। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा सालाना किया था मोदी जी ने, हमारी लड़ाई उससे है। युवाओं को ठगने का काम किया, हमारी लड़ाई उनसे है। 15-15 लाख सबके अकाउंट में देने की बात कही जिस छोटे आदमी ने, हमारी लड़ाई उनसे है। हमारे नज़र में कहीं भी एमआईएम है ही नहीं। एमआईएम वोट काटने का काम करती है, जो 1200, 1100, 1300 वोट काटेगी। किशनगंज में पहली बार आई थी। हमारे सीमांचल के लोग बहुत सीधे साधे हैं, अच्छे लोग हैं, उनके गुलाबी उर्दू और भाषण में आ गए और एक बार मौका देने का काम किया। लेकिन जो जीत के गए वो खुद देख लिए कि वहाँ उनको कितना दिक्कत हो रहा है, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप बोल रहे किशनगंज का नाम हो रहा है, आपके कारण और आपके पार्टी के कारण जो है, आप बीजेपी के साथ मिल करके किशनगंज को टारगेट पे रखा जा रहा है। आप बोलते हैं ना सीमांचल को टारगेट किया जा रहा है कि यहाँ का जो मुस्लिम है वो कट्टर हो गया है, सिर्फ आपके कारण। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सभी जात सभी कौम जो है, कोई जात पात की बात नहीं करती, हम सब एक साथ मिल के रहते हैं। और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है वो यही हमेशा जो है लोगों के बीच दे रही है और लोगों को बता रही है कि हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। हमारी जो है कांग्रेस ने ये स्टार्टिंग की थी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है और हम लोगों के दिल तक बसते हैं। राहुल गांधी इंडिया महागठबंधन जो है लोगों के दिल में आज बसते हैं और इंशाअल्लाह एमआईएम कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो गिनती में नहीं लेते। इंडिया की टक्कर सीधे एनडीए से है और इंडिया जो है भारी मतों से 2024 में सरकार बनाएगी और देश का अच्छा हालात बहुत जल्द आएगा, युवाओं का अच्छा दिन बहुत जल्द आएगा, महिलाओं का अच्छा दिन बहुत जल्द आएगा। चलिए 2 मिनट 1.5 मिनट में कोशिश कीजिए, शॉर्ट में रखते हुए। आप वीडियो बहुत लंबा जी, जो लास्ट में कंक्लूड करना है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ बोल रहे हैं गुलाबी उर्दू से नफरत किसको हो सकता है, ये आप लोग जान सकते हैं कि उर्दू से नफरत किसको हो सकता है। हम अगर गुलाबी उर्दू बोल रहे हैं या नीला उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, खालिस उर्दू बोल रहे हैं, ये हमारी ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है, हमारे मुल्क की ज़बान है। यहाँ हम उर्दू बोल रहे हैं तो तकलीफ़ होती है। तो व्यूअर्स को लग रहा है कि भाई क्या है, उर्दू से तकलीफ़ किनको हो सकती है। दूसरी बात यह है, आप कह रहे हैं कि नफ़रत को हटा करके मोहब्बत की बाज़ार को जो है ला रहे हैं, मोहब्बत फैला रहे हैं। मोहब्बत फैलाने से, गला मिलने से क्या रोज़गार, पेट में अन्न आ जाएगा? क्या हमारे बच्चे पढ़ लेंगे या हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जा पाएंगे? चलिए 2024 में क्या होगा लगता है? 2024 में पहले ये बात मैं कर लूँ पूरा कि आप देखिए रमीज़ भाई, पूरे बिहार में कहीं भी हमारा मजदूर सबसे ज़्यादा पलायन अगर करता है तो सीमांचल के एरिया से करता है। सबसे ज़्यादा पलायन करके मजदूर बाहर जाता है, पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, उसके बाद बेंगलोर, पंजाब, हर जगह मुल्क के कोने कोने में बिहारी मिलेंगे आपको। और वहाँ जा करके क्या मजदूरी कर रहा है। और हमेशा मैं आज भी इनकलाब में पढ़ा हूँ कि आप देखिए गैस रिसाई कहीं पर हुआ है तो वहाँ 5 बिहारी जो है गैस कैसे मर गए। कब तक चलेगा ये? रोज़गार नहीं है आपके बिहार में, कुछ नहीं है। हम इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम ये बिल्कुल ख़त्म होगा, हम कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना का के मॉडल देख लीजिए, आप तेलंगाना का मॉडल देख लीजिए, जिस तरीके से एमआईएम काम कर रही है, राज्य सरकार को झुकाकर काम कर रही है। मैंने आपको बोल दिया 12,000 माइनॉरिटी का बजट है। और ये जो बोल रहे हैं हिंदू और मुस्लिम की राजनीति, वही अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है अपने जो है तो असेंबली में खड़े होकर के शिवरात्रि के लिए छुट्टी मांगा था, तो ये क्या किया था? ये नहीं है। इसलिए जो है इस बार अख्तर उल इमान साहब बहुत वोटों से जीतेंगे।
बहुत वोट से जीतेंगे। ये जो बोले कि इंडिया जो है मोहब्बत फैला रहा है, अरे भैया मोहब्बत है तो इंसान है, इंसान ही नहीं रहेगा, इंसानियत नहीं रहेगा तो ये विकास ये सब की बात जो है हिंदू मुस्लिम जो बोलते हैं सब क्या बोल रहे हैं आप? इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत है तो हम हैं और आप हैं, नहीं तो अरे मेरे भाई, अगर बेटा नालायक है कमाएगा नहीं ना तो मोहब्बत बात पे ही काम नहीं आता है। पहले पेट भरिए लोगों का, रोजगार दीजिए लोगों का, मोहब्बत बांटिए। कुछ नहीं होगा। शेख साबिर साहब एक सवाल किए थे, आप लोग उस चीज को नहीं ध्यान दिए, इसलिए हम सुने, आप हमको दिए नहीं माइक। ये कहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया बिहार में। आपको ऐसी जानकारी नहीं होगा सर कि अल्पसंख्यक जो ऋण दिया जाता है वो आपका एमआईएम आने से पहले से स्टार्ट है यहाँ पर। आपका असदुद्दीन अवैसी यहाँ कैसे बोला था कि यहाँ हम अवैसी कॉलेज देंगे, हमारे मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय दिया है मुसलमानों के लिए। अब आप कह रहे हैं मुसलमानों के लिए क्या किया? ओवैसी कॉलेज एमयू नहीं चाहते हैं आप? क्या कॉलेज नहीं देगा। जमीन कौन दिया? जमीन कौन दिया? जमीन कौन दिया? जमीन नीतीश कुमार ने जमीन दिया। क्या किया? नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार ने खुद का स्कूल खोला, वैसी नाम से खोला है। कहाँ पर? कहाँ पर खोला? हैदराबाद में खोला है। हैदराबाद यहाँ पर वादा किए थे वो, यहाँ पर वादा किए थे वो, यहाँ वादा किए थे वो, यहाँ पर क्या दिया? यहाँ पर क्या दिया वो? यहाँ भी खुलेगा। चलिए 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 चलिए, थोड़ा सा बख्तियार भाई एक मिनट के लिए किया शॉर्ट में चाहेंगे कि क्या लगता है 2024 का सेहरा किन के सर सजेगा, कौन जी होगा किशनगंज का? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे जो है वोट जो करते हैं तो हम लोग डेवलपमेंट पे नहीं करते हैं कभी भी, हम लोग सिर्फ जाति पाति पे करते हैं। हम लोग जब वोट करते हैं तो देखते हैं कि कहाँ कांग्रेस का सिंबल है और कहाँ बीजेपी का फुल का सिंबल है। अगर जब हम लोग डेवलपमेंट पे अगर वोट करेंगे तभी यहाँ का तरक्की संभव है। कौन कौन कर सकता है डेवलपमेंट किशनगंज का? नाम बता पाएंगे किसी नेता का? नहीं, नाम तो हम नहीं बता पाएंगे। कौन सी पार्टी सही लगती है आपको? नहीं, इस पर कुछ नहीं बोल सकते हम। और रही बात ये साहिल भाई जो बोले कि टेंडर अभी हुआ है, टेंडर तो अभी ना हुआ है, और उससे पहले आप लोग कहाँ थे? चलिए टेंडर हो गई है बात। और वो रमजानी पुल का सौंदर्यीकरण क्या हुआ रमजान नदी का? उसके बाद जो उसके बाद उसके अभी सुनिए ना, अभी चुनाव आया तो अभी हर जगह टेंडर हो रहा है, और ये बोले कि पप्पू यादव कन्हैया पार जो करेगी तो जो ये गठबंधन वही करेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। पप्पू यादव खुद मरते मुझे जी बिल्कुल है। अगर आप लोग शामिल करेंगे तो ये आप लोग के लिए अच्छा होगा। चलिए आप किशनगंज लोकसभा में और सांसद के काम को जानने देखिए, आपको फाइनली डिबेट खत्म होने वाला है। सुनिए सुनिएगा, मेरी बात सुनिए। देखिए, सही बात है, भाई साहब बोल रहे थे कि डेवलपमेंट के नाम पे वोट देना चाहिए, शिक्षा पर वोट देना चाहिए, हम लोग असल मुद्दा को भूल जाते हैं। लेकिन आवाम जनता यहाँ की समझ रही है कि 24 आवर्स आवाम के बीच कौन खड़ा रहता है, वो सभी लोग जानता है। वो मास्टर मुजाहिद साहब है जो मतलब सभी लोगों के लिए खड़े रहते हैं। तो हम आगामी जो इंडिया गठबंधन तय करेगी उस पर हम लोग, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है, उसको मानेंगे। लेकिन आवाम पूरी तरह से जानती है कि गरीबों का हक आवाज़ को उठाने का काम करती है, तो वो मास्टर मुजाहिद। चलिए इस बार किशनगंज जिला में ना हिंदू मुस्लिम की बात होगी, ना मंदिर मस्जिद की बात होगी, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का बात होगा। इस बार किशनगंज जिला में एमपी वही बनेंगे, लीडर वही बनेंगे, नेता नहीं। इस बार लीडर की जरूरत है किशनगंज जिला में। कौन है आपका? सर लीडर की जरूरत है सर मैं जनाधिकार की बात नहीं कर रहा हूं। किशनगंज जिला में सर रिप्रेजेंट पार्टी को हम नहीं कर रहे हैं, हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस बार किशनगंज में डेवलपमेंट के बात होगी। और वोट इस बार ना हाथ छाप के नाम पे होगा, ना कमल छाप पे नाम होगा, ना पतंग छाप पे नाम होगा, ना किसी भी पार्टी। इस बार जो लीडर बेहतर किशनगंज जिला के बारे में सोचेंगे, जो अवामों की खिदमत के बारे में सोचेंगे, वो इस बार लीडर। अगर मौजूदा सांसद ने काम चले रेहान भाई से करेंगे आखिर में अगर मौजूदा आर्थिक संकट आ चुका है, अगर मौजूदा सांसद ने काम भटक रहे हैं, पकौड़ा तलने को मजबूर है। अगर मौजूदा सांसद ने काम किया है तो मैं आजाद साहब से कहना चाहूंगा कि आप कभी आए और अपने पूरे कार्यों को रखें। अगर उन्होंने बेहतर काम किया है, 30 सेकंड में हम आपके बात को रख देंगे, फिर आप रेहान भाई साहब लीजिए सिर्फ 30 सेकंड में। चलिए आपका अपना आप हाँ आप 30 सेकंड में रख। आपके बिहार में अभी हाल में पीएमजीएसवाई का 417 पुल आया है, जिसमें किशनगंज लोकसभा को 142 पुल मिला है। आपके 2400 किलोमीटर का जो है पीएमजीएसवाई रोड आया है, जिसमें 415 किलोमीटर जो है सिर्फ आपको जो है किशनगंज को मिला है।
आपको किशनगंज को पासपोर्ट ऑफिस मिला है, आपको रमजान नदी का सौंदर्यकरण के लिए जो है 94 करोड़ रुपया जो है पास हो चुका है। आपका महानंदा बेसिन योजना काम शुरू होने वाला। आप कब से सुन रहे हैं? अभी आप बैठे हुए ऑन दी लाइव, आप स्कूटी को हम नंबर देते हैं जिस विभाग का है, आप फोन कीजिए और जानकारी लीजिए। बिहार में जितना काम माननीय सांसद जी किए हैं उतना आपके बिहार के किसी लोकसभा सीट में जो है कोई भी सांसद नहीं किए। आपके सांसद जो है एजुकेटेड है, पढ़े लिखे, और वो अपनी बातों को तरीका से रखते हैं और उन्होंने विकास को एक नया रूप दिया। आप चले जाइए पोठियाही और दूसरा विधानसभा क्षेत्र और बाकी क्षेत्र में जाइए, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। चलिए, आप दूसरे जगह आप जाइए ना, मधेपुरा और कहीं चले जाइए, इतना गड्ढा है। चलिए जाओ। ठीक है, मैं संक्षेप में बोलना चाहता हूं। एमआईएम के जो साथी हमारे ये बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और मेरे पार्टी के नेता पे ये जितनी बड़ी बातें बोले और हमारे नेता पे बोले, मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि जनता ये बात जानती है, बखूबी जानती है कि गरीबों के मुंह में आवाज दिया जिसने, आज कौन घबरा रहा है इससे? वही एमआईएम, वही भाजपा। और ये जो बात बोलते हैं कि मैं तेलंगाना से निकल के देश के कोने कोने में जाऊंगा, तो ये भाजपा वाला भी अपने आप को सिद्ध करता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हूं। मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको, आप तमाम तर जगह जाए, लेकिन ये नफरत फैलाने का काम ना करे। ये देश में जो फिरका परस्ती हो रहा है, आज अगर कहीं पर भाजपा का कोई नेता चुनाव लड़ने जाता है तो ठीक समानांतर भाई वो एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं और वो लीड कर जाता है कुछ अगर वोट से मार्जिन से। तो ये एक कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, भाजपा अपने सहयोगी दल के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं कि उनको सपोर्ट करने के लिए जहां तक हो सकता है हर संभव प्रयास किया। अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या मामलात है, क्या डील किए हुए हैं, लेकिन मैं संक्षेप में यही बोलूंगा कि ये चीज छोड़ दीजिए। अगर आप भी अपने दिल में ईमान रखते हैं, अगर ईमान है आपके दिल में और जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी खराब कर रहा है, इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, तो मैं यही कहूंगा कि आप समर्थन दे दिए इंडिया गठबंधन को। आप चुनाव लड़िए, जाके तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव लड़िए। हम लोग कम से कम यहाँ पर फेसबुक में या यूट्यूब पे आके आपको सपोर्ट करने का काम इंडिया करेंगे। गठबंधन की बात आई तो ऐसे में मैं आप जो बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन की बात सुन लीजिए, एक मिनट साहिल भाई सुन लीजिए, आप जो बोले 3 सेकंड इंडिया गठबंधन की बात सुन लीजिए। आप जो बोले इंडिया गठबंधन की बात, अच्छा सुनिए, बैठिए। इंडिया देखिए यही है, अकेला एमआईएम जो है, तमाम ये गठबंधन के लोग हैं, एमआईएम ही है अकेला, बस भाजपा भी नहीं है यहाँ पे, भाजपा भी नहीं है यहाँ पे, तमाम गठबंधन के लोग यहाँ पे है। एमआईएम के बात सुनना नहीं चाहते हैं, यही होता है। ना तेजस्वी कोई मुसलमान को लेना चाहता है, ना नीतीश लेना चाहता है, ना कांग्रेस लेना चाहता है। यहाँ जब मेरी बात आई तो यहाँ से सब उठ रहे हैं, अकेला सिर्फ एमआईएम है। ये बरगाने की बात नहीं है, ये बरगाने की बात आप बोल रहे हैं, ये बात जान लीजिए, सुनिए ना, आप बोल रहे हैं ना, देखिए आप भले एमआईएम का चापलूसी करने के लिए कुछ भी बात बोल दीजिए, लेकिन जो यहाँ आरजेडी का हमारा नेता है, हमारे जो उप मुख्यमंत्री है, वो बिहार के चलाने के लिए आप देख रहे होंगे किस तरह से नौकरी देने का काम किया। मुझे पता है कि मैं देश का सुदूर साहब मेरे कायद है, मैं उनकी चमचागिरी करता हूँ। आप देश यादव की चमचागिरी करते हैं, आप राहुल गांधी की चमचागिरी करते हैं, आप चमचागिरी करते हैं, हम बैरिस्टर की चमचागिरी करते हैं, हमें फख्र है इस बैरिस्टर की चमचागिरी करते हैं। आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त किया जाता है। काफी हंगामेदार रहा, हालांकि चीजें जरूरी भी है, चीजें सामने आनी भी चाहिए, लेकिन केडी विलायक का सवाल आज भी कायम है। नेता कोई बने, सांसद कोई बने, लेकिन हमारा सवाल आज भी काम है, हमें एमयू कब मिलेगा, मारवाड़ी कॉलेज की सड़क कब सही होगी, हमारे यहाँ के अस्पताल कब सुधरेंगे, एम्स कब मिलेगा। तौसीफ साहब ने कई 3 सवालों को किया था, एक एम्स का बारे में बोला था, एक एमयू के बारे में बोला था, और ये क्या बोले थे वो मैं भूल रहा हूँ। हमें ज़रूरी है कि हम अपने नेताओं से सवाल करें कि हमें हमारा अधिकार कब मिलेगा। विदा लेना चाहेंगे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।